तो सर, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम एक नया एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, उसके बारे में बात करेंगे। इसको हमें हरियाणा किसी भी राज्य के मेन एग्जाम के लिए क्वेश्चन तैयार करने के लिए पहले हम इसके आपको कुछ क्वेश्चन लिखवा देते हैं। उसके बाद फिर इस एक्ट की लिखे गए उन क्वेश्चन की और टोटल एक्ट की आउटलाइन बताएंगे। ये मैं आज का हमारा टॉपिक रहेगा। उसके बाद कल से हम एक एक क्वेश्चन को आपको कराएंगे और अगले 1 वीक में इस एक्ट को कराने का हमें उम्मीद है। ये मैं बोलना चाहता हूं। पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट में संभावित क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। वैसे तो किसी भी एक एक्ट के क्वेश्चन को आप लिमिट नहीं कर सकते हर्ष, कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो एक आइडिया लेके चलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बेसिक तैयार करना पड़ेगा। ये मैं बोलना चाहता हूं। तो सर, इसके लिए हम बात करें तो ये जो एक्ट है इसमें टोटल 74 सेक्शन है और 8 इसमें चैप्टर है। हमने इसके 9 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। पहला क्वेश्चन, अब आपने लिखना है ये 9 क्वेश्चन पहले, खान जी, और मैं आपको टेक्निकली क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा ऐसा नहीं लिखवा रहा, सिर्फ मैं आपको अंदाजा बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन आएगा, आ सकता है आपका नेचर ऑफ पार्टनरशिप। उसका तरीका कुछ भी हो सकता है। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, नेचर ऑफ पार्टनरशिप जिसमें काइंड ऑफ पार्टनरशिप भी आएगा उसमें। व्हाट इज काइंड ऑफ पार्टनरशिप, और मोड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप को आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। खान जी, कैसे बताएंगे कि 4 व्यक्ति जो काम कर रहे हो पार्टनरशिप है या नहीं है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया। इसका कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। शुभम सर बोलो। लास्ट वाला रिपीट करना एक बार। एक मिनट बोलो। लास्ट वाला क्या बोला वो रिपीट कर दो। सनी जी हैंड रेज करके बोलो। 1 मिनट रुको सर, बोले जी शुभम। सर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इसका उच्चारण हिंदी वर्जन भी कीजिए सर, क्योंकि मैं तो हिंदी से ही पूरा टोटली रिटर्न करता हूँ। हाँ, शुद्ध हिंदू सारी तो जो इसमें लिखा हो रहा है वो ना तो मैं नहीं शायद हो सकता है मेरे लेकिन मतलब थोड़ा नहीं। बहुत एक आइडिया तो दे सकते हैं सर, क्योंकि मुझे पूरा इंग्लिश वर्जन लिखने मुझे कंफ्यूजन हो रही है ना। जैसे साझेदारी की प्रकृति क्या है, भागीदारी की प्रकृति मैंने लिख लिया, भागीदारी के पार्ट लिख लिया मैंने कि कितने उसका भाग हैं। प्रकार क्या है, हाँ, और साझेदारी को निर्धारित कैसे किया जाएगा। कि मोड दो ऑफ। व्यक्ति, वो तो सामान्य तो मैंने बोल दिया, सेक्शन 6 को बोल दिया मैंने। पार्टनरशिप में जो सेक्शन 6 है ना, जी सर, हाँ सर। उसको मैंने बोला है। मोड ऑफ डिटर्मिनेशन एग्जिस्टिंग ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी है, इस बात को आप कैसे निर्धारित करेंगे। 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो क्या वो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं या क्या वो व्यक्तिगत तौर पे काम, 4 व्यक्ति इकट्ठे काम कर रहे हैं अदिति, तो कैसे कहेंगे कि वो व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं, या एक साझेदारी के तौर पे काम कर रहे हैं।
एज ए पार्टनरशिप काम कर रहे हैं, हाउ कैन आई डिसाइड, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब ठीक है, यहां तक चलिए। दूसरा क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है खान, क्यों खतरनाक है सायक? वो इसलिए कि जो मैं आपके क्वेश्चन बोलूंगा ये पार्टनरशिप के बेर एक्ट में ना है। इसका एक सेगमेंट तो पार्टनरशिप के सेगमेंट में है। सनी बोलिए, क्या कह रहे थे एक बार बीच में बेटा, सनी? जी सर, सनी मैं लास्ट वाला पूछ रहा था कि पार्टनरशिप क्या थी, वो लास्ट वाली जो बोला था आपने। मैंने बोला सेक्शन 6 है, मोड ऑफ डिटर्मिनेशन एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। जी कि सर। पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है, इसको निर्धारित करने का तरीका क्या है? कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वो पार्टनर है या नहीं है? कैसे हम डिसाइड करेंगे कि एक व्यक्ति जो काम कर रहा है वो पार्टनर है या नहीं है? अब ठीक है सनी, यहां तक? यस सर, यस सर। चलिए, महाजन जी क्या हाल है? सर ऑल गुड, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, कई दिन बाद आना हुआ, क्या बात, तबीयत ठीक वगैरह? हाँ हाँ सर, तबीयत तो ठीक है, थोड़ा सा बिजी चल रही थी। बिजी चल रही थी? चलिए सर, कभी कभी ये काम भी कर लेना चाहिए। आदमी कभी कभी कम ही समय पे रहता है बिजी, नहीं तो खाली ही रहता है सारे दिन। चलिए, तो अगला हमने क्वेश्चन बोला जैसे कि अगला क्वेश्चन है डिफरेंस पूछा गया है इसमें, किससे? पार्टनरशिप से। तो पार्टनरशिप के बारे में तो हम पढ़ेंगे इसमें यहां अभी, क्योंकि एक्ट का नाम ही पार्टनरशिप एक्ट है। और डिफरेंस किससे पूछा गया है? वो अदिति हो सकता है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप, difference between partnership and club, difference between पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली तो मैंने बोल दिया, बट प्रोप्राइटरीशिप। अब इसमें पार्टनरशिप तो हम पढ़ेंगे क्योंकि एक्ट है ये, पर आपने क्लब के बारे में नहीं पढ़ा होगा, प्रोप्राइटरशिप के बारे में नहीं पढ़ा होगा इस एक्ट में LLP के बारे में नहीं पढ़ा होगा, कंपनी के बारे में नहीं पढ़ा होगा। हाँ, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का इस सेक्शन में दिया हुआ है, अभी हम पढ़ेंगे जब। बोलिए खान जी। सर आपने क्वेश्चन बोला था मोड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद आपने कौन सा क्वेश्चन बोलता है? एक्चुअली नेटवर्क का इशू हो रहा था तो मुझे सुनाई नहीं दिया। वो अगला क्वेश्चन मैंने बोला था कि आपको अंतर बताना है पार्टनरशिप का ज्वाइंट हिंदू फैमिली से, को ओनरशिप से, कंपनी से, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से, क्लब से, प्रोप्राइटरशिप से। इन सब से आपको पार्टनरशिप के साथ अंतर बताना है, डिफरेंशिएट करना है कि कैसे पार्टनरशिप अलग है और ये सारी चीजें अलग है। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको मैंने सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बोला है यहां पे। ये लिख लिया खान जी? जी सर, नोट हो गया है। चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा रिलेशन ऑफ पार्टनर टू वन अनदर पार्टनर।
एक पार्टनर का पार्टनरशिप होने के बाद अपने साथी पार्टनर से प्यार मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए, दुश्मनी का रिश्ता होना चाहिए, बिजनेस का रिश्ता होना चाहिए, विश्वास का रिलेशन होना चाहिए, कैसा रिलेशन होना चाहिए? एक क्वेश्चन आपका इसमें से बनता है, थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, इसमें टाइटल सुन लो, क्वेश्चन बाद में बोलूंगा मैं। तो अगला चैप्टर है बेटा रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी, कि पार्टनर का रिलेशन थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी कौन होता है महाजन जी? सर जैसे बिजनेसमैन हो गए या दूसरे कस्टमर्स हो गए या कोई बाकी जो पार्टनर्स से अलग है। पार्टनरशिप में जो पार्टनर से अलग है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर है वे तो आपस में पार्टनर है, उनके अलावा जो व्यक्ति है वो है थर्ड पर्सन। तो उसके साथ पार्टनर का क्या रिलेशन है, ये चैप्टर का नाम है। इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, तो सर इसमें पहला क्वेश्चन है implied authority, tell me the rule of implied authority या what is the principle of implied authority। ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूं। इसी में अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर पर, होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डिंग आउट? ठीक है, इम्प्लाइड अथॉरिटी एक तरह से, क्योंकि पार्टनरशिप म्यूचुअल एजेंसी पे काम करती है, तो हर पार्टनर अपने कामों के लिए फर्म को लायबल ठहराता है जब वो पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ काम करता है। तो पूरा डिटेल अभी पढ़ेंगे, तो इसको हम इम्प्लाइड अथॉरिटी बोलते हैं। सारे काम पार्टनर को पार्टनरशिप में, जब आप पार्टनरशिप डीड बनाते हैं ना आदित्य, तो क्या हर सिचुएशन आपकी लिखी होती है कि भी आपने किस सिचुएशन में क्या काम करना है अदिति? नहीं सर। तो मौके पे जो आप काम करते हो ना एज ए पार्टनर, वो मौके पे आपको काम करने की पावर देता है आपका पार्टनरशिप डीड, उसको हम कहते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी। अभी डिटेल पढ़ेंगे सेक्शन की जब ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। उसके बाद होल्डिंग आउट मैंने बोला, होल्डिंग आउट एक आपने एस्टोपल पढ़ा होगा। एस्टोपल क्या मतलब है इसमें? एस्टोपल का विबंधन में शुभम, एस्टोपल बेटा स्टॉपल का सिद्धांत पढ़ा हूं, बट सर थोड़ा सा भी कंफ्यूज है, इतना रिमेम्बर नहीं है, लेकिन पढ़ा हूं कि जहाँ पे एविडेंस एक्ट में भी है। हाँ, जहाँ पे कोई सिद्धांत शायद लागू नहीं होता है, कुछ नहीं, वहाँ स्टॉपल का सिद्धांत यूज किया जाता है सर, ऐसा कुछ है, लेकिन क्लियर नहीं मुझे। कोई नहीं कोई नहीं। खान जी, नो आइडिया। अदिति, सर एस्टॉपल जैसा प्रॉमिसरी एस्टॉपल होता है, आप प्रॉमिस अगर कुछ बोलते हो तो यू कैन नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड्स, तो वो आपको एस्टॉप कर देता है। हर्ष, सर बेसिकली जो उन्होंने बोला कि यू कांट गो बैक फ्रॉम योर ओन वर्ड्स, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द। चलिए ठीक है ठीक है।
सर अपनी संदीप, बात से आप मुकर नहीं सकते, इसमें यही कहा गया जो आप कहे हो उसको मुकर नहीं सकते कह के कोई बाद बात। में फिर बाद में मौका भी नहीं मिलेगा, एक बार मौका लेने के बाद भी। रुकिए 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 सर, संदीप बोलिए, आप संदीप हैंड रेज कर रहे थे। सर मैं ये कह रहा था कि जो आपने लिखवाया है रिलेशन रिलेशन ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टी चैप्टर में, आपने इम्प्लॉयड अथॉरिटी रूल और प्रिंसिपल, इसके अलावा और कोई है इसके अंदर या दो ही है? ये एक ही क्वेश्चन है ये? नहीं, मैंने एक इम्प्लाइड अथॉरिटी का एक क्वेश्चन लिखवाया, फिर होल्डिंग आउट एक हाँ और जी, क्वेश्चन लिखवाया, ये मैं बोल रहा हूँ। ये इसी इम्प्लॉयड अथॉरिटी में ही है? ये अलग क्वेश्चन है सर। ओके ओके सर। चलिए, तो उसके बाद होल्डिंग आउट एक तरह से एस्टोपल ही होता है, पर वहां पर एक व्यक्ति का जिक्र है। शुभम सामान्य तौर पे एक व्यक्ति के बारे में बोल रहा है एस्टोपल में, और होल्डिंग आउट में वही बात एक व्यक्ति के बारे में बोल रही है, पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। वहां पे वो जर्नल एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इस कंसेप्ट को लागू करता है या नहीं करता, पर यहां होल्डिंग आउट को एस्टोपल हम अदिति पार्टनरशिप के रेफरेंस में यूज कर रहे हैं, बस ये कहना चाह रहा हूं। यहां सारा रोल, सारा कंटेंट, सारा सब्जेक्ट मैटर वो पार्टनरशिप से जुड़ जाएगा, बस ये फर्क है। अभी पढ़ाएंगे हम डिटेल में, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। होल्डिंग आउट सेम एज ए एस्टोपल रिगार्डिंगली पार्टनरशिप, ये मैं बोलना चाह रहा हूं अभी, बस इतना समझो बस, ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है सर, कोई भी पार्टनरशिप में क्या हम किसी बाहर वाले व्यक्ति को एज ए पार्टनर प्लस कर सकते हैं, या जो हमारा पार्टनर है वो पार्टनरशिप से बाहर जा सकता है, या हम खुद किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बाहर निकाल सकते हैं पार्टनरशिप से। तो ये तीन वर्ड जिसमें मैंने बोला इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर और एक्सपेल्शन ऑफ पार्टनर, ये क्वेश्चन के फॉर्म में हम देखेंगे। इससे पहले क्वेश्चन और बनता है सर ये अभी वाला क्वेश्चन रिपीट कर दें सर, होल्डिंग आउट के बाद। हमने बोला कि इंट्रोडक्शन ऑफ ए पार्टनर, क्या नए व्यक्ति को पार्टनर के तौर पे लिया जा सकता है। दूसरा, क्या ये इसी का दूसरा पार्ट बोल रहा हूं, क्या कोई पार्टनर पार्टनरशिप से बाहर जा सकता है। और तीसरा, क्या किसी पार्टनर को हम जबरदस्ती बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें तीन सेक्शन मैंने बोले, 31, 32, 33, इंट्रोडक्शन ऑफ ए पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर मतलब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और तीसरा एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। इन तीनों क्वेश्चनों को मिला के, इन तीनों सेक्शनों को मिला के हमने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है शुभम। जी सर। चलिए, इससे पहले वाले चैप्टर में बेटा एक पॉइंट रह गया, वो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, क्या माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं, सेक्शन 30, तो उसको भी हमने एक अलग क्वेश्चन के तौर पे बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये। क्या बात, सेवन टाइम रिपीटेड हुआ है। अच्छा, माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, ये सेक्शन की लाइन है। अब अदिति, हर्ष, सागवान जी, किस फोरम में ये पेपर में आएगा, दैट्स द सेपरेट इशू, ये मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ,
अगला जो क्वेश्चन है वो बात कर रहा है पार्टनरशिप के फर्म के डिसोल्यूशन की। फर्म पार्टनरशिप खत्म कैसे होती है, खत्म कैसे की जा सकती है, ये इसमें कहा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है सर। ये तो शायद बाद में ही ऐड हुआ था ना सर? हाँ, ओरिजिनली है भाई ये तो। हाँ वही सर, बाद में ऐड हुआ था। अरे तो ओरिजिनल एक्ट में ही है सर, फर्म को डिसॉल्व करना। हाँ डिजोल्व करना, लेकिन फर्स्ट पहले ये नहीं था ना सर डिजोल्व करने का। इसका एक स्पेशली इन लोगों ने मतलब कुछ बनाया हुआ था, मैं पढ़ रहा था तो देखा था। चलिए दिखाइए हमें भी अगला। कहाँ दिखा? अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये 9वें नंबर पे आई थिंक 8 हो चुका थी। सर अभी तक तो 7 ही हुआ है, 7 हुआ है, चलो सर देखते हैं जैसे अभी, कि देखते सर हैं। एक्चुअली 6 हुआ है 8 सर। क्योंकि संदीप बोलना नहीं बेटा प्लीज। हाँ 7 क्वेश्चन क्योंकि सर। अगर वो 5 क्वेश्चन में से जो आपने 2 पार्ट बताए, होल्डिंग आउट का और उसके बाद एम्प्लॉयड वाला, तो ये दोनों मिला के चीजें हो गए सर 7। रुको सर रुको, पहले अदिति को बोले तो प्लीज, बोलो अदिति। सर जैसे कि आपने बताया रिलेशन ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टी, उसमें आपने 3 पॉइंट बताए हैं, इम्प्लाइड अथॉरिटी, होल्डिंग आउट और माइनर। चलिए अदिति सुनो पहले, अभी अगला लिखो, मैं बोलता हूँ प्लीज। तो सर अगला क्वेश्चन है वो बात करता है सेक्शन 69 के बारे में, जिसमें उसने क्वेश्चन बनाया इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि अगर आप पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ना कराओ तो क्या उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, अच्छा इफेक्ट या बुरा इफेक्ट, ये हमें बताना है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। चलिए सर अब मैं आपको समराइज करके 9 क्वेश्चन के बारे में बोलता हूं, एक बार आप इसको चेक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन मैंने बोला नेचर ऑफ पार्टनरशिप, इसमें हमने काइंड भी बोल दिया और इसमें उसको एग्जामिन करने का तरीका भी बोल दिया, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोला कि डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड प्लस, कंपनी है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, एलएलपी है, क्लब है, प्रोप्राइटरशिप है, 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमने बोला रिलेशन ऑफ पार्टनर टू वन अनदर पर्सन, वन अनदर पार्टनर, सॉरी, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन इंप्लाइड अथॉरिटी। पांचवा क्वेश्चन होल्डिंग आउट। छठा क्वेश्चन माइनर एज ए पार्टनर। सातवां क्वेश्चन इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर और कंपल्शन ऑफ पार्टनर। आठवां क्वेश्चन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और 9वां क्वेश्चन इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। यहां तक अब ठीक है, ऐसे आप अपनी सीक्वेंस लिख सकते हो। ठीक है संदीप, अब यहां तक है? सर यस सर। ठीक है, बोलो। सर क्या थोड़े से जो इम्पोर्टेंट मैंने लिखे हैं सर एक बार एराइज कर सकता हूँ क्या? समझा नहीं मैं बात आपकी भाई। जैसे जो क्वेश्चन अब 10 to 15 ईयर्स में एराइज हुए हैं, मैंने पहले से किया था। तो सर जैसे पार्टनरशिप एट बिल पे एक होता है इच्छाधीन भागीदारी अधिनियम किसे कहते हैं, ये 2-3 बार क्वेश्चन एराइज हुआ है, तो लिख सकते हैं क्या सर? किसमें? इसी में भागीदारी अधिनियम में जो सेक्शन 6 है। सर अभी मैंने बोला ना काइंड, एक आप मेरे को पूरा सुनिए सर, जब भी तो पता लगेगा सर। अभी मैंने बोला क्वेश्चन नेचर ऑफ पार्टनरशिप एंड काइंड, और काइंड में वो आएगा जो जिसके आप जिक्र कर रहे हो। तो 7 भी आएगा काइंड में सर? हाँ तो आएगा सर। आपने 6 बोला था ना सर?
6 नहीं सर, जब मैंने काइंड बोला तो काइंड में जितनी पार्टनरशिप की काइंड है वो उसमें आएगी ना सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरा बस सर। सर इसमें है जैसे एक मतलब कि एक भागीदार फर्म ने मतलब एक अराइज करके बैंक के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन किया, ऐसा कुछ आएगा सर कि नहीं? बैंक के अकॉर्डिंग जैसे एक भागीदार फर्म ने अपने एक भागीदार की सेवानिवृत्ति के पश्चात बैंक से ऋण लिया था, उस ऐसे राइज क्वेश्चन किए हैं, 2-3 बार ये चीजें उठाया सर। मैं एक बार बोलूं सर? लिसन लिसन, अभी हमने आपको जो अपना बेयर एक्ट है ना, उस बेयर एक्ट से कनेक्टेड टेक्निकली आपको सारे क्वेश्चन लिखवाने की कोशिश करी। अब बेयर एक्ट में कोई ऐसा सेक्शन है जो रह गया हो तो आप मेरे को बताइए। रही बात एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो कहीं से भी किसी सेक्शन से आ सकता है, ये मैं बोलना चाह रहा शुभम। अगर कोई सेक्शन आपका रह गया इसमें, जैसे अभी आपने पार्टनरशिप एट विल बोला, तो मैंने बोला कि वो काइंड में लिखा हुआ है। कहीं सर आप टच कर दिए सारे सेक्शन को। मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं कि टच कर दिए। टच कर दिए, मैं भी मान रहा हूँ सर, टच कर दिए कहीं ना कहीं। सोचना नहीं है भाई, सोचना तो बाद में, फिलहाल तो कंटिन्यू कर लो। लेकिन प्रॉब्लम बेस पे सर थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन अगर क्रिएट कर दे तो। सर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन तो मैं लिखवा नहीं सकता ना सर आपको यहाँ, ऐसे तो हर क्वेश्चन पे प्रॉब्लम बेस आएगा। तो वो तो मैंने शुरू में बोल दिया, 74 सेक्शन है, सबको पढ़ लो। वो तो बनेगा नहीं, 74 के भी आप उनको 10 गुना कर दो, 740 क्वेश्चन लिख सकते हो शुभम जी आप पार्टनरशिप में। शुभम जी आप जो है पार्टनरशिप में 1000 क्वेश्चन लिख सकते हो, पर हम मेरे को 1000 क्वेश्चन नहीं करवा सकते ना सर। नहीं सर, ठीक है। लिमिट करके चलना पड़ेगा ना, देखो बेसिक को पकड़ के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। दिखा दिए सर। हाँ हाँ। और इसके अलावा जब मैं अदिति इन क्वेश्चनों को पढ़ाऊंगा तो उसमें आप बाकी जो सेक्शन है, जैसे अभी आप बोल सकते हो, शुभम जी बोल सकते हैं कि सर आपने ये नहीं लिखवाया कि फर्म के रजिस्ट्रेशन का तरीका नहीं पूछा आपने। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई फर्म को रजिस्टर्ड कैसे कराएगा। शुभम जी आप देखेंगे सेक्शन है 58, अदिति है बेयर एक्ट अभी बेटा पढ़ो एक बार 58। सर बस टाइटल पढ़े या पूरा पढ़े? टाइटल बस टाइटल। So section 58 application for registration. लिसन, तो अब आप ये कहोगे सर आपने तो जो रजिस्ट्रेशन का जो तरीका है वो नहीं बताया, वो क्वेश्चन भी बनता है। हाँ बनता है, ऑब्वियसली बनता है, लेकिन आपने तो सर ये लिखवाया इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कि अगर आप रजिस्ट्रेशन ना कराओ तो उसका क्या इफेक्ट हो जाएगा। तो सारा मैं आपको बोलना चाहता हूं सर, जब मैं आपको इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा उस समय में कैसे फर्म रजिस्टर्ड होगी वो तरीका भी मैं आपको सारा पढ़ाऊंगा। लेकिन जो फर्म रजिस्टर्ड होगी वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने फर्म रजिस्टर्ड नहीं करवाई तो क्या होगा, ये मैं बोलना चाहता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं शुभम और बाकी मेरे बच्चे कि इन 9 क्वेश्चनों में मैं आपको इस बेयर एक्ट के सारे 74 सेक्शन पढ़ाऊंगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। तो कोई सेक्शन का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये आप मेरी तरफ से मान लो। हाँ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हुआ तो उसकी कोई लिमिट ना है। हाँ इस एक्ट से बाहर एक क्वेश्चन था, वो मैंने शुभम लिखवाया शुरू में ही, अदिति आपने ध्यान दिया हो। मैंने कहा कि एक सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड LLP, कंपनी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, उसके बाद को ओनरशिप, उसके बाद प्रोप्राइटरशिप, वो मैंने लिखवाया है क्योंकि वो में नहीं है, जबकि पेपर में आता भी है, वो पेपर में आता भी है, ये मैं बोलना चाहता हूं।
चलिए सर, अब ये जितनी बात मैं बोल रहा हूं ये मैं कल आपसे पूछूंगा, पहले 15-20 मिनट ये मैं बोलना चाहता हूं। चलिए सर, तो ये अभी हमने 9 क्वेश्चन लिखवाए हैं और इन 9 क्वेश्चनों को अगले 6 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में, जितने में भी हमसे किया जाएगा उतने में हम आपको कराने की कोशिश करेंगे, ऐसा हम बोल रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप, पहले हम बताएंगे भाई आज हमने ये करना है, आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ के आइए, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। तो सर ये तो हमने क्वेश्चन लिखवाए और अब इसके बाद हम आपको टोटल बेयर एक्ट के बारे में एक बार आउटलाइन बताएंगे ताकि आपको इस एक्ट को समझने में, याद करने में और रिवाइज करने में आसानी हो जाए, ये मैं बोलना चाहता हूं। तो सर इस एक्ट के बारे में मेरी नजर में, हालांकि हमें अपनी ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, बट जो मुझे लगता है कि इस बेयर एक्ट को समझना, पढ़ना, रिवाइज करना वो सबसे आसान है। तो अगर किसी व्यक्ति को प्रिपरेशन करनी हो तो मैं कहता हूं कि सबसे आसान बेयर एक्ट से उसको अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। तो सबसे आसान बेयर एक्टों में से मेरे को पार्टनरशिप एक्ट लगता है। हो सकता है आपको लगता हो और हो सकता है आपको नहीं भी लगता हो, वो तुम्हारे ऊपर है, ये मैं बोलना चाहता हूं। अब इस एक्ट के बारे में बात करें तो सर जैसा मैं इसका बोल चुका हूं कि इस एक्ट में ये हमारे पहले कौन से बेयर एक्ट में फॉल करता था सनी जी, अदिति? सर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वहां के लास्ट चैप्टर पे फॉल करता था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 11 चैप्टर थे, तो ये 11वां चैप्टर था और वहां से उस 11वें चैप्टर को निकाल कर एक नया एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यहां कर दिया, 32 में। ठीक है यहां तक? उसके बाद इस एक्ट में टोटल 74 जो है सेक्शन थे और 8 चैप्टर थे। चैप्टर 8 थे, 8 है, सॉरी 8 हैं और टोटल 74 सेक्शन है और 2 इसमें शेड्यूल का जिक्र किया गया था। पहला शेड्यूल में कोई फीस की बात है और दूसरा शेड्यूल रिपील किया हुआ है। अब पहले जो चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप जानते हो कि सभी एक्टों में पहले चैप्टर का नाम होता है प्रिलिमिनरी चैप्टर, इसमें भी वही चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में इस एक्ट का नाम एक्सटेंट और कमिटमेंट, इसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर इसका एक्सटेंट वो आपका होल ऑफ इंडिया, फिर इसकी कमिटमेंट वो आपकी बन गई 1/10/1932। पूरे एक्ट की बनी हर्ष? नो सर, एक सेक्शन छोड़ के है सर। एक सेक्शन को छोड़कर सारे एक्ट को हमने 1 अक्टूबर को 1932 को इसको लागू कर दिया। कौन सा सेक्शन छोड़ा हमने? 69 छोड़ा। ठीक है, 69 क्या है? इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कि अगर आप फर्म को रजिस्टर्ड ना करवाओ तो आपके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो इसका हम बात करेंगे।
उस सेक्शन को कब इंप्लीमेंट किया अदिति, उस सेक्शन को? सर 1 अक्टूबर 1933, एक साल के बाद। फर्स्ट 1 अक्टूबर 19। हाँ 1 अक्टूबर, मतलब जस्ट एक साल बाद, जस्ट एक साल बाद। क्यों किया गया अदिति, क्यों किया गया एक साल बाद? वो नहीं पूछते सर। शुभम? सर चीजों को मतलब एनालिसिस करके संशोधित करके तब किया गया सर। टाइम ठीक है। संदीप जी? सर ये इसलिए किया था क्योंकि जो भी सेक्शंस हैं उनको आना एक प्रकार से ग्राउंड पे देखना था कि ये इसके अंदर क्या लूप फॉल्स हैं ग्राउंड की, उसके बिहाफ पे इम्प्लीमेंट करके तब उसको इन्फोर्स किया था ये। सर बाकी सेक्शनों को तो जब 1 अक्टूबर 1932 को किया, सिर्फ एक सेक्शन को एक साल बाद किया ना, तो मैं कह रहा हूँ उस एक सेक्शन को एक साल बाद क्यों किया, मैं ये सवाल है मेरा। हर्ष? सर नो आइडिया। दिव्या? महाजन? नहीं पता सर। हाँ सर। बेटा जैसा कि आप जानते हैं हर्ष, सेक्शन 69 स्पीक अबाउट इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर उसको उसी दिन से लागू कर देते, उसी दिन से 1 अक्टूबर 1932, तो उस दिन जो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड ना थी उनको नुकसान हो जाता। तो उन सब जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप थी ना 1932 को, उन सबको स्पेस दिया कि भाई अगर तुमने 69 के इफेक्ट से बचना है तो इसका रजिस्ट्रेशन करवा लो, और इसीलिए उनको 1 साल का टाइम दिया। ये हम बोलना चाहते हैं। इसको आप और अच्छी तरह समझेंगे शुभम जी जब हम सेक्शन 69 के कॉन्सिक्वेंस बताएंगे। क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है दिव्या जी? थ्योरिकल? महाजन जी? सर जरूरी तो नहीं है, लेकिन और- वही है कि लिसन लिसन लिसन, क्या थ्योरिकल जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है? नो महाजन? सर। क्या प्रैक्टिकली उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है शुभम? सर प्रैक्टिकली नहीं है लेकिन थ्योरिकली है सर, रजिस्ट्रेशन करवाना प्रैक्टिकली नहीं है सर। यार थ्योरिकल का तो मतलब है कि जो एक्ट में लिखा हो, एक्ट में तो नहीं लिख रहा रजिस्ट्रेशन करवाओ। और प्रैक्टिकल का मतलब है कि अगर नहीं करवाओगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। तो सर प्रैक्टिकली अगर आप नहीं करवाओगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ इसका हर्ष? That means we can't sue another partner or company. सर जिस लाइन पे मैं बोलूं उसी पे आंसर करना है ना सर। थ्योरिकली जो है जरूरी ना है, पर प्रैक्टिकली उसका रजिस्ट्रेशन करवाना एक तरह से जरूरी है, नहीं तो वो आपके लिए सुसाइड हो जाएगा, एक तरह से आपको नुकसान हो जाएगा, और नुकसान के लिए आप पार्टनरशिप कर नहीं रहे। पार्टनरशिप का मेन पर्पज क्या है हर्ष? Sir, to build business relationship to earn some profit. हाँ, पार्टनरशिप का मतलब है, पार्टनरशिप का ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट गेन करना। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन ना करवाया तो आपको प्रॉफिट गेन नहीं होगा, लॉस हो जाएगा। अगर कोई इशू आया तो ये मैं बोलना चाहता हूं। चलिए सर, उसके बाद इसमें सेकंड पे सर डेफिनेशन क्लोज है, पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके बाद क्योंकि ये मैंने बोला ये सारे सिविल एक्ट शुभम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बच्चे हैं, और पार्टनरशिप तो उसका बच्चा है ही है क्योंकि वो तो निकला ही वहां से है। तो जो वर्ड पार्टनरशिप में डिफाइन है, सॉरी, जो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है, लेकिन वो वर्ड लिखे गए पार्टनरशिप में भी है, लेकिन पार्टनरशिप में डिफाइन नहीं है, तो उसका मीनिंग कहां से लिया जाएगा अदिति? सर कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट से। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
लागू भी होगा पार्टनरशिप के एक्ट पे, अगर उसमें कोई कंट्रेरी बात नहीं लिखी गई तो। अगर पार्टनरशिप साइलेंट है तो उसके ऊपर लागू किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। शुभम, लेकिन अगर किसी व्यू को लेकर, किसी लॉ को लेकर, किसी पॉइंट को लेकर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिख रहा है और पार्टनरशिप में अलग लिख रहा है, विरोधाभास है मतलब सर। तो कौन सा माना जाएगा शुभम? कॉन्ट्रैक्ट का। पार्टनरशिप का सर। लिसन लिसन लिसन, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। सेक्शन 3 की बात कर रहा हूं मैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्टनरशिप एक्ट पे अप्लाई होगा, ये सिंपल लाइन। लेकिन अगर पार्टनरशिप में, क्योंकि एक स्पेशल लॉ है और इसमें अगर कोई ऐसी बात लिखी है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग है, तो सिर्फ उस बात के लिए पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा, ना कि पर्सनली अगर इससे होगा तो ये लागू होगा, अगर नहीं होगा तब सर, अगर मान लीजिए इस पे नहीं ठीक है। अब ठीक है शुभम, यहां तक है। चलिए, उसके बाद चैप्टर 2 है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप है। बोलो संदीप। सर आपने ये प्रैक्टिकल रजिस्ट्रेशन का बोला था, इसमें जो आपने बोला था कि जो लॉस होगा, जो बहुत बड़ा लॉस होगा, उसके अंदर वो क्या था स्टेटमेंट? थोड़ा वो अभी कंसेप्ट पढ़ाएंगे जब पकड़ में आएगा। ओके मोटी बात है कि बेयर एक्ट में नहीं लिखा तुम रजिस्ट्रेशन करवाओ, हाँ जी, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो फिर वो है आपके लिए पार्टनरशिप का करने का कोई वैल्यू नहीं है, और अगर कोई नुकसान हुआ उसकी आप रिकवरी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, ये मान लो मोटा। ओके सर, तो समझ सर में आ गया सर। अगला हमने बोला नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो सर ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। इसमें पार्टनरशिप बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होती है। आपकी पार्टनरशिप जन्म से क्रिएट नहीं होती शुभम। उसके बाद इन्होंने बोला कि पार्टनरशिप को डिटरमाइन कैसे करेंगे। उसके लिए सर आपका रियल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी वो जरूरी है बेटा, कि आपका दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन कैसा है, वो म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन होना चाहिए। उसके बाद पार्टनरशिप की काइंड बोली है। एक काइंड है पार्टनरशिप एट विल, मतलब कि मर्जी की पार्टनरशिप। दूसरी काइंड है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मतलब एक विशेष प्रकार का बिजनेस करना एक विशेष समय या घटना तक। ठीक है। उसके बाद इसमें चैप्टर 3 है, उसमें कहा गया है कि पार्टनरशिप में एक व्यक्ति का एक पार्टनर का अपने साथी पार्टनर के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए। तो सर इसमें बताया गया कि ये आपका विश्वास का रिलेशन होना चाहिए, सावधानी का रिलेशन होना चाहिए, आपको सारे अकाउंट वगैरह के बारे में बताना चाहिए, पूरी मेहनत से कॉमन इंटरेस्ट से काम करना चाहिए, ये इन्होंने बताया। अगर आप फ्रॉड से कोई लॉस करोगे तो वो आपको पार्टनरशिप को देना पड़ेगा। आदित्य जी, अगर आप फ्रॉड करते हो ना एज ए पार्टनर और पार्टनरशिप को लॉस होगा तो वो लॉस कौन भरेगा आदित्य? सर आप पर्सनली लायबल हो जाए। हाँ, आपको फिर वो भरपाई करनी पड़ेगी। उसके बाद बिजनेस सारे आदमी करेंगे। बोले सनी। सर अगर कोई पार्टनरशिप बना के, पार्टनरशिप फर्म बना के उस पे वर्क करके, मतलब उस पे फ्रॉड कर दे और फिर उसको दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर दे, तो फिर सर फिर किसकी ड्यूटी बनती है सर? वो तो सारा सर लिख के भेजो, ऐसे नहीं बनेगा ये सारे क्वेश्चन। जैसे आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं हो सकता सर। ओके सर। आप पूरा एक बार मेरे को लिख के भेजो, तब हम उसमें कुछ करेंगे। अपने मन में विचार आया कि अगर ये हो गया तो वो हो गया, वो हो गया तो वो हो गया, ऐसे तो क्वेश्चन कोई बन ही नहीं सकता सर। चलिए, उसके बाद फिर इसमें
फर्म की प्रॉपर्टी का भी जिक्र किया कि भाई फर्म की प्रॉपर्टी कौन सी होगी। तो अदिति, मैंने और आपने कोई पार्टनरशिप करी, पार्टनरशिप के लिए कितने आदमी का जरूरी होता है अदिति जी? सर, दो। भाई एक आदमी अपना आप से कोई पार्टनरशिप करेगा तो कम से कम 2 व्यक्ति तो होने चाहिए। तो सर अगर मान लो मैं और आप बोले भाई हम ट्यूशन पढ़ाएंगे, मैं और आप बोले कि हम दूध का व्यापार करेंगे, मैं और आप बोले कि हम दारू का व्यापार करेंगे, तो कम से कम 2 व्यक्ति तो होने चाहिए सर। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कोई प्रॉपर्टी अरेंज करेंगे, कोई जमीन अरेंज करेंगे, कोई ऑफिस खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा व्यापार बढ़ गया तो हम जमीन और एक्वायर करेंगे अदिति, हमारा व्यापार बढ़ गया तो जमीन एक्वायर करेंगे, और करते 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 हम अमूल के जैसा ब्रांड बन गए। तो मैं कहना चाह रहा हूं अदिति जी, शुरू में हम जो व्यापार शुरू करते हैं तो उस समय जो हमने प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी रखी, वो हमारी फर्म प्रॉपर्टी, बाद में एक्वायर करी वो आपकी फर्म प्रॉपर्टी, उसके बाद जो हमारी रेपुटेशन है वो भी हमारी फर्म की प्रॉपर्टी होती है। 3 प्रकार की फर्म की प्रॉपर्टी का जिक्र किया, ऐसा मैंने कहा है सेक्शन 14 में। बोलिए शुभम। सर जैसे नंबर ऑफ जो पार्टनर हैं वो मिनिमम तो 2 मुझे पता है, लेकिन मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? क्योंकि मैं लेवल लाकर पढ़ा हूं तो उसमें कुछ अलग है, इसका हमें नहीं पता इसलिए कह रहे हैं। हाँ, अभी इसमें सर, इसमें तो ना तो मिनिमम लिखा ना मैक्सिमम। जैसे मैक्सिमम लेबल लॉ में 20 हो सकते हैं, 50 हैं, कहीं कहीं 50 बताया गया है। वो कंपनी में है सर, वो कंपनी लॉ में, कंपनी, हाँ वही कंपनी में, वो कंपनी लॉ में। तो वही मैं जो थ्योरिकल बताया था सर वो कंपनी लॉ के थ्रू ही मैंने बताया था कि उसमें थ्योरिकल रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है, मैं उसी को पढ़ा था, मुझे वही पूरा क्लियर था। सर हमें उसका नहीं देखना है ना, हम तो प्रेजेंट का देखना है भाई, हमने तो प्रेजेंट का देखना है। हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं ना कि कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं सर। बोले सनी। सर जैसे प्रोपराइटरशिप कर लेते हैं बंदे सिंगल जीएसटी अपने नाम पे, तो सर वो क्या हुआ एक तरीके से? सर वहां कहाँ पहुंच गया, अभी उसको छोड़ो सर, अभी तो प्रोपराइटरी वर्ड यूज ना करा मैंने अभी। नहीं सर, है तो इसी का ही पार्ट है ना सर, आपने बोला था सर सारा पार्टनरशिप पढ़ाएंगे प्रोपराइटरशिप। सर, सारा पढ़ाएंगे। अभी हम उस एंगल पे नहीं पढ़ा रहे, हमने जिस क्वेश्चन लिखवाया वो क्वेश्चन को कल पढ़ाएंगे, तब आपको पूरा अंतर बताएंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड द प्रोपराइटरशिप। ठीक है यहां तक आदित्य जी? चलिए उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है उसमें हमने रखा है रिलेशन ऑफ द पार्टनर टू द थर्ड पार्टी। तो सर इसका पहला क्वेश्चन हमने रखा कि एक तो मैंने बोला पहले, सबसे पहले एक वर्ड यूज किया था आदित्य जी, हर्ष जी, कि पार्टनरशिप बेसिकली म्यूचुअल एजेंसी की बात करता है, कि जहां हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर काम करता है, तो वो एक पार्टनरशिप का मेन इंग्रेडिएंट है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। तो सर इंप्लाइड अथॉरिटी का एक कंसेप्ट है जो हम पढ़ेंगे। इंप्लाइड अथॉरिटी में हम फर्म को बाइंड करते हैं कि हमारे कामों से, हमारे मतलब पार्टनर के काम से फर्म बाइंड हो जाए, फर्म रिस्पॉन्सिबल हो जाए। तो इसके लिए कुछ ऐसे काम हैं जो हम अगर करते हैं एज ए पार्टनर तो फर्म बाइंड नहीं होती है। तो इसमें बेटा नेगेटिव कंसेप्ट को समझना जरूरी है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर आप अपने नाम से अकाउंट खोल लो, आप पार्टनर हो शुभम जी, पर आप फर्म में पार्टनर रहते समय, फर्म का काम करते समय अपने नाम पे अकाउंट खोल लो, फर्म इसकी इजाजत आपको नहीं देती। फर्म के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो आप अकाउंट नहीं खोल सकते, आर्बिट्रेशन के पास नहीं भेज सकते मामले को, जब तक कि फर्म ना लिख के दे दे आपको।
कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, केस को विड्रॉल नहीं कर सकते, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, और ना ही तुम एक फर्म में मेंबर रहते हुए किसी दूसरी फर्म में मेंबर बन सकते हो अगर फर्म आपको अलाउ ना करे तो। ठीक है, ये काम तुम नहीं कर सकते ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी। हाँ, इसके अलावा अगर मौके पर आप फर्म के नाम पर कोई काम करते हो, कर कौन रहा है हर्ष? इंडिविजुअल पार्टनर। लेकिन अब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं हर्ष से, मैं एक फर्म में पार्टनर हूं शुभम, हर्ष जो है थर्ड पार्टी है, और मैं अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं हर्ष से। तो मैं अगर अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करूंगा हर्ष से, तो क्या मेरे नाम से किए गए कॉन्ट्रैक्ट में मेरी फर्म लायबल होगी अदिति? हो सकती है सर। बेटा कैसे होगी? जब मैंने अपना नाम का यूज करा, फर्म का तो जिक्र ही ना करा, तो मेरे नाम से किए गए कॉन्ट्रैक्ट में फर्म कैसे लायबल होगी बेटा? सर बट आप तो पार्टनर हो ना वो फॉर्म के। और मैंने तो मेरे एग्रीमेंट में, मैंने जो हर्ष के साथ एग्रीमेंट किया उसमें फर्म का तो कोई जिक्र ही नहीं किया बेटा। पर्सनली कर रहे हैं सर ना, अपना पर्सनली नहीं होगा। हाँ, और ये जब हम दूसरे से सवाल पूछते हैं तो दूसरा आदमी बहुत अच्छी तरह आंसर करता है। इट इज अ वेरी ह्यूमन टेंडेंसी। शुभम बहुत अच्छी तरह जवाब दे रहा था इस क्वेश्चन का जब मैं अदिति से सवाल पूछ रहा था। शुभम, अदिति जी एक मिनट, जितना आप मेरे को सुनोगे उतना ही ज्यादा बेटर है। सवाल जब ही करिए जब मैं आपसे पूछूं। अदिति जी मैं बोल रहा हूं, अगर मैंने अपनी फर्म को अपने काम से बाइंड कराना है तो मुझे पार्टनर रहते हुए अगर मैं थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं अपने फर्म का नाम लिखूंगा, सो एंड सो फर्म थ्रू पार्टनर, वहां थ्रू पार्टनर मेरा नाम आएगा, तो वह मेरे काम से फर्म बाइंड हो जाएगी। लेकिन मैं अगर फर्म का कोई जिक्र ही ना करूं और अपने नाम से मैं हर्ष के साथ 200 क्विंटल गेहूं खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लूं और फिर मैं इनसे पैसे ले लूं और सामान ना भेजूं, फर्म कैसे लायबल होगी बताइए? ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है अदिति जी, चलिए बैक टू द पॉइंट। उसके बाद बाकी इसमें बेटा मिसलिनियस सेक्शंस हैं, सारे हम देखेंगे थोड़ा। उसके बाद फिर इसमें अगला पॉइंट होल्डिंग आउट का है, इसके बारे में अब थोड़ा सा बोल देता हूं क्वेश्चन के हिसाब से जब करेंगे वहां पे। तो सर यहां पे होल्डिंग आउट के बारे में, खानका जी कैमरा ऑन करो, कहां गुम हो गए? तो सर होल्डिंग आउट में खानका जी मेरी और अदिति की एक फर्म है और खान जी ने हर्ष को बोला कि मैं अदिति महेश जी की फर्म में पार्टनर हूं। खान पार्टनर नहीं थी, पर उन्होंने हर्ष को बोला कि मैं अदिति महेश जी के साथ जो पार्टनरशिप है उसमें मैं पार्टनर हूं। यहां तक समझ में आया खान जी, अदिति जी, हर्ष? चलिए, अब अगर आने वाले टाइम में हमें पैसों की जरूरत पड़ी तो वो पैसा हमने हर्ष से मांगा। हर्ष हमें पैसा सामान्य तौर पे तो नहीं देता, पर चूंकि हर्ष खान जी के कहने में आ गया, खान ने कहा मैं पार्टनर हूं, तो हर्ष ने खान के बिहाफ पर उसके रेपुटेशन को देखकर हमें लोन दे दिया। अब अगर उस लोन को हम ना चुकाएं तो हर्ष जो है किसकी गर्दन पकड़ सकता है? हर्ष? सर वो थर्ड पर्सन के जिन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था, खान तो जी। थर्ड पर्सन जो पार्टनर नहीं थी, जिसने अपने आप को पार्टनर बोला, तो खान जी के खिलाफ
हर्जी सू कर सकता है। उस केस में, उस रिकवरी दावे में खान जी ये नहीं बोल सकती ना जी मैं तो उस समय पार्टनर ना थी, तो ये अपनी बात से मुकर नहीं सकती। तो इसको एस्टूपल है ये, लेकिन यहां इसको पार्टनरशिप के कंटेस्ट में बेटा इसको होल्डिंग आउट बोला है। अब ठीक है खान जी, बोलिए संदीप। लेकिन सर यहाँ पे लाइबिलिटी तो दोनों की बनेगी, जो मना लोन कहाँ की करा रिकवरी मैंने? करनी होगी। सर मना कहाँ करा मैंने ये तो नहीं कहा कि हम नहीं देंगे। हमने तो ओके, सिर्फ ये कहा है कि अगर खान के खिलाफ केस डलेगा या हमारे साथ साथ खान को भी पार्टी बनाया गया तो खान मना नहीं कर सकती ना जी मैं तो पार्टनर ना हूं। पार्टनर तो नहीं है पर वो अपनी लाइबिलिटी से बच नहीं पाएगी। ओके सर। थर्ड पर्सन कैसे प्रूफ करेगा कि मैंने एडमिट किया था कि मैं पार्टनर हूँ? ये तो मैम सारा कोर्ट का काम है ना, ये तो सारा कोर्ट का काम है ना। मतलब ये तो मैम कोर्ट में डिसाइड होगा ना, ये हमारे यहाँ सेशन में डिसाइड नहीं होगा मैम। ये मैम हमारी क्लास में डिसाइड नहीं होगा। ये तो हमने यहाँ पेपर क्रैक करने के लिए समझाया गया कंसेप्ट है। बाकी सारी चीजें तो कोर्ट में प्रैक्टिकली जब आप केस लड़ेंगे तब आपका दिमाग चलाना है। जिसके आप 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए पैसे लेते हैं ना, वो प्रूव करवाएगा ना कैसे प्रूव करना है, नहीं करना है। ओरल एविडेंस से प्रूव करना है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव करना है, कैसे प्रूव करना है सर। ठीक है हर्ष यहां तक? चलिए उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो माइनर को लेकर है। तो सर अगला जो पॉइंट है जो माइनर को लेकर है उसमें ये आपका आप देखेंगे मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर क्या होता है? वाइड एब इनिशियो। वाइड नहीं होता शुभम, माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं होता, वाइड एब इनिशियो होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो जब हम अगर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे आपके साथ कभी तो उसमें उस कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल समझाएंगे। हमें याद है सर मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास का पूरा केस, अच्छा जिसमें जो मोहरी बीबी मतलब धर्मदास की जो माता जी वो कौन मतलब की थी सर, पता है? चलिए तो सर उसमें जब माइनर के लायबिलिटी को एंश्योर किया जाता है तो वो लायबल नहीं है सामान्य तौर पे, पर पार्टनरशिप में उसके एक्सेप्शन बताए गए जो सेक्शन 30 एक एक्सेप्शन के तौर पे काम करता है। हाँ तो वो एक्सेप्शन के तौर पे काम करता है। तो इसमें कहा गया है कि हम माइनर को भी एक पार्टनर के तौर पे ले सकते हैं बेनिफिट के लिए। माइनर को भी पार्टनरशिप में मेंबर के तौर पे पार्टनर बना सकते हैं पार्टनरशिप के बेनिफिट के तौर के लिए, ये हम बोलना चाहते हैं। ठीक है, एक ही सेक्शन है, डिटेल कंसेप्ट है, ये मैं बोलना चाहता हूं। बोलिए संदीप। सर इसमें माइनर को पार्टनर कैसे बनाएंगे? ये तो शुरू स्टार्टिंग से ही इनवैलिड है कि उसको पार्टनर तो हम बना नहीं सकते, लेकिन उसके बेनिफिट दिलवा सकते हैं दूसरे पार्टनर से। हेलो, क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन क्या है सर? मैं ये कह रहा हूँ कि माइनर को हम पार्टनर कैसे बना सकते हैं इस केस में? इसमें तो बेनिफिट दिलवा सकते हैं पढ़ेंगे ना पार्टनर सर, से। सेक्शन 30 पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे ना सर, आपसे ही पढ़वाऊंगा मैं। ओके सर। हाँ तो सेक्शन 30 में कहा है कि माइनर को भी पार्टनरशिप फर्म में के बेनिफिट के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है। कितनी उसकी जिम्मेवारी होगी, कितनी जिम्मेवारी नहीं होगी, कब उसके पास चॉइस बनेगी, मेजर हो जाएगा तो क्या होगा, मेजर होने पर वो पार्टनर बनना चाहता है, मेजर होने पे वो पार्टनर नहीं बनना चाहता, ये सारा प्रोगेटिव
उसके ऊपर रखा गया है, उसकी मर्जी है। शुरू में तो उसके बेनिफिट के लिए उसको पार्टनर बनाया जा सकता है, पर क्या वो जब मेजर हो जाएगा तो क्या वो अपना कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है? तो वहां पे हम उसमें पूरा सेक्शन 30 में, उसमें सबसे बड़ा सेक्शन में से एक सेक्शन है, तो उसमें सारी डिटेल बताई गई है। तो वो जब हम पढ़ेंगे तो सारा ये समझ में आएगा कि कैसे माइनर पार्टनर बन सकता है, कैसे उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती है, कैसे वो मेजर होने के बाद उसको डिसाइड करना होता है कि मेंबर बनेगा तो क्या फायदे नुकसान है, मेंबर नहीं बनेगा तो क्या फायदे नुकसान। ठीक है यहां तक संदीप जी? यस सर। चलिए सर, उसके बाद अगला जो पॉइंट है खान जी कुछ पल्ले पड़ रहा है थोड़ा बहुत, कुछ इंट्रोडक्शन है। इट इज ए जस्ट इंट्रोडक्शन, दिस क्लास इज ओनली डिस्क्राइब द मिनिमम क्वेश्चन एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसेप्ट। ठीक है शुभम, थोड़ा पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत वर्ड सुने जा रहे हैं पहले से? हाँ सर, हमको पल्ले पड़ रहा है सर। पल्ले पड़ रहा है, मेरा बड़ी बोल दिया पल्ले पड़ रहा है। आदित्य आप बताइए बेटा, ठीक ठाक है थोड़ा बहुत? जी सनी जी, हर्ष, एक नंबर है सर, बहुत बढ़िया। हर्ष, यस सर। इसमें देखो डिटेल में तो अभी हम नहीं पढ़ा रहे बेटा, अभी सिर्फ हम एक तरह से वर्ड का यूज कर रहे हैं जो वर्ड इस एक्ट में दिए गए हैं। तो आपने ध्यान से सुनते चले जाना है, जैसे हम इन क्वेश्चनों को पढ़ाएंगे तो इसमें दिए गए बाकी सेक्शनों को भी हम सारा टच करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। ये मैं बोलना चाहता हूं, अभी सिर्फ आपने इसको सिर्फ सुनना है ताकि आप कल इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए, बताने के लिए तैयार हो जाओ। ये बस जस्ट इतना है, ये मैं बोलना चाहता हूं। त्यागी जी अब आए हैं, चलिए। तो बाकी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कैमरा ऑन किया जा सके तो कैमरा ऑन भी करिए सभी। हाँ सर, अगला जो पॉइंट है वो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और आपका एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। तो सर पार्टनरशिप में अगर आप अपने भाई को एक पार्टनर के तौर पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो क्या सिर्फ आपके कहने पे पार्टनर बन जाएगा शुभम वो? नो सर। तो कैसे बनना, मतलब क्या आपको अपने बाकी साथियों से सहमति लेनी पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, एज ए चलिए। परमिशन को इंक्लूड किया जा सकता है। चलिए सर, और जब आप पार्टनरशिप फर्म से बाहर जाना चाहते हो तब भी आपको सभी को कंसेंट होना चाहिए। जी सर, परमिशन, विद परमिशन सबके। चलिए, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर किसी 5 मेंबर के पार्टनरशिप फर्म में 3 व्यक्ति जो एक तरफ है, 3 व्यक्ति जो बेईमान है और 2 व्यक्ति जो ईमानदार है, उनमें से 3 व्यक्ति मिलकर जबरदस्ती उस एक ईमानदार व्यक्ति को पार्टनरशिप फर्म से बाहर कर दे अदिति, क्योंकि उन तीनों की मेजोरिटी थी। अदिति बताइए। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा मना किया गया है। आप मेजोरिटी का उपयोग तो कर सकते हैं शुभम, बट आपका निकालने का जो तरीका है ना वो नहीं है, गुड फेथ में होना चाहिए, इंटेंशनली नहीं होना चाहिए। ये आपका एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर में कहा गया है। जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो सारी बातें बताएंगे। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आपके फर्म के डिसोल्यूशन की बात करता है।
फर्म को कैसे खत्म किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो सर इसके बारे में हमें 2 वर्ड को पकड़ना है। पहले लिसन अदिति जी, हर्ष जी, एक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर 5 व्यक्तियों के पार्टनरशिप में 5 व्यक्ति पार्टनर एक फर्म में और एक व्यक्ति वहां से बाहर हो जाए तो क्या कहा जाएगा हर्ष? सर पार्टनरशिप चल रही है। 5 आदमी थे, एक आदमी बाहर चला गया तो क्या कहेंगे हम? अक्षका? सर उसका डिसोल्यूशन ऑफ अग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। तो कहा जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और 5 व्यक्ति की पार्टनरशिप फर्म थी और 5 व्यक्ति ने सब उस फर्म से बाहर हो गए तो कहा जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है यहां तक? चलिए सर, तो इसके बाद में तरीके बताए। पहला तरीका बताया कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब एग्रीमेंट करे, कंसेंट करके सब बाहर हो जाए या कोई बाहर हो जाए। दूसरा बताया कंपलसरी, मान लो जैसे मैंने बोला भी था अदिति के साथ कि हम दूध का व्यापार कर रहे हैं, तो भाई ये तो लीगल है मैम, लेकिन हम बिना लाइसेंस के दारू का व्यापार कर रहे हैं, ये तो अनलॉफुल है ना, वो तो हम नहीं कर सकते ना सर। तो उस केस में हमारी पार्टनरशिप कंपलसरी डिसॉल्व की जाएगी। बोलो संदीप। सर आपने क्या वर्ड बोला, डिसोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट फर्म में, जो उससे 5 में से एक बंदा बाहर हो जाए तो? मैंने कहा कि अगर 4 मेंबर में से 4 मेंबर की पार्टनरशिप है, अगर कोई एक व्यक्ति किसी रीजन से बाहर हो जाए तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ। और अगर टाइम पूरा हो गया हो, ऑब्जेक्ट पूरा हो गया हो और सभी मेंबर अपने अपने घर चले जाए तो वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा। ठीक है यहां तक? यस सर। तो सर उसके बाद फर्म के पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का अगला तरीका में कहा गया कि अगर कोई हैपनिंग हो जाए तो क्या हैपनिंग हो जाए खान? हैपनिंग हो जाए 2 साल के लिए अपने पार्टनर, तो भी तो डिसोल्यूशन हो जाता है पार्टनरशिप का। क्या हैपनिंग हो जाए कि भाई जैसे हमने ये कहा कि भाई 2 साल हम दूध का व्यापार करेंगे, चाय का व्यापार करेंगे, 2 साल पूरे हो गए, 2 साल के लिए किया था, 2 साल पूरे हो गए। उसके बाद हमने ये कहा था कि 4 बिल्डिंग बनाएंगे हम मिलके, 4 बिल्डिंग बना ली तो खत्म हो जाएगा। अगर कोई मर जाए तो खत्म हो जाएगा, अगर कोई दिवालिया हो जाए तो खत्म हो जाएगी। तो ये 4 प्रकार की हैपनिंग बताई है जिसमें कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। अदिति जी ठीक है, बोलिए शुभम। सर जैसे एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए, माइनर आपने कहा जब माइनर को मतलब फायदे के लिए किसी फर्म में सम्मिलित किया जा सकता है और उसके बाद वो मेजर हो जाता है, मेजर के बाद वो निर्वाचन क्षेत्र को सूचना नहीं देता, तब क्या उसको फर्म से निकाल सकते हैं या उसको बेनिफिशियरी नहीं दिया जा सकता? क्या हो सकता है सर? वो तो सर मैंने बोला ना कि अभी हम पढ़ाएंगे सेक्शन 30 सर, वो तो मैंने बोला कि उसमें डिफरेंट सिचुएशंस हैं, वो सारी डिफरेंट सिचुएशन जब हम सेक्शन को पढ़ेंगे जब ही कवर हो पाएगी। नहीं, जैसे एज ए नॉलेज उसको नहीं पता चला और कोई इलेक्शन वगैरह होता है और उसमें उसको नहीं पता है और उसने नहीं किया और वो मेजर है, तब ऐसी सिचुएशन पे क्या हो सकता था? मैंने वो क्वेश्चन, वो तो सर अब सेक्शन पढ़ के ही करेंगे, देखो अभी ऐसे नहीं कर पाएंगे। हाँ बोले अदिति। सर आपने बताया जो डेथ के लिए डिसोल्यूशन होता है, बट एक पर्सन मर रहा है तो उसके लिए फर्म का डिसोल्यूशन क्यों हो रहा है?
एक पार्टनर का डिसोल्यूशन हो सकता है ना सर? सर मैंने बोला मैम, फर्म का एक व्यक्ति मर जाए तो पार्टनरशिप डिसोल्व होती है, और सारे खत्म हो जाए तो फर्म डिसोल्व होती है। पहला पॉइंट है। अच्छा ठीक है सर। बोलो। सर तो फिर अगर एक पर्सन का डेथ होता है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है, बट अगर सारे का Yes. होता है तो फॉर्म का डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए आगे। जो शुभम को कह रहा था बार बार, पार्टनरशिप एट विल, तो सर पार्टनरशिप एट विल के लिए तीन वर्ड का ध्यान रखना है। कौन से तीन वर्ड है? बनेगी कैसे? डबल डी। क्या डबल डी? वो पार्टनरशिप, मैंने और शुभम ने पार्टनरशिप करी, और उस पार्टनरशिप में हमने ये नहीं लिखा कि हम कितने दिन काम करेंगे, ड्यूरेशन, डी फॉर ड्यूरेशन। और इसके साथ साथ हमने ये भी नहीं लिखा कि इसको हम खत्म कैसे करेंगे, डिटर्मिनेशन, ड्यूरेशन एंड डिटर्मिनेशन। ना हमने ड्यूरेशन लिखा, ना हमने डिटर्मिनेशन लिखा। पहला पॉइंट ठीक है यहां तक। दूसरा, खत्म कैसे करेंगे? तो खत्म करने के लिए हमें नोटिस देना पड़ेगा। जब हम चाहते हैं कि फर्म डिसॉल्व हो तो हमें नोटिस देना पड़ेगा सभी पार्टनर्स को। हाँ, ये कौन हैंड रेज कर रहा था भाई? बोलो। सर मैं कह रहा था जैसे कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, इस तरह से पार्टनरशिप वाइंडिंग अप होता है सर, नहीं लिक्विडेटर के सर, थ्रू। ओके सर। वो तो बहुत लंबी कहानी चली गई, वो कंसेप्ट ही अलग है सर। आगे चलो, चलिए सर। उसके बाद अगला जो पॉइंट, हाँ हमने बोला विल के, शुभम जी आपने बोला पार्टनरशिप एट विल। हमने बोला कि पार्टनरशिप एट विल बनेगी कैसे? जहां पे ड्यूरेशन ना हो, डिटर्मिनेशन ना हो, दैट्स मीन पार्टनरशिप एट विल। खत्म कैसे होगी? जब हम सभी अपने भाइयों को नोटिस कर देंगे तो हमारी खत्म हो जाएगी, जब हमारी मर्जी। पार्टनरशिप एट विल मतलब ऐसी पार्टनरशिप जो हमारी मर्जी पे बनी हो। खत्म कैसे करेंगे? जब हमारी मर्जी। कैसे करेंगे? नोटिस दे के करेंगे। बोलो सर एक कॉन्सेप्ट इसी पे मैं जस्ट राइज करना चाहूं। जैसे सर कोई मतलब 5 पर्सन है और उन्होंने एक फॉर्म राइज की है, उसके बाद वो लॉस में हो गए, वो लॉस में होते हैं, 3 लोग उसको मतलब कंटिन्यूटी करना चाहते हैं, 2 लोग उसमें से मतलब निकलना चाह रहे हैं, तब कैसे होगा? क्या उनको लॉस पेबल करना पड़ेगा जो है, या नहीं कर सकता? सर, वो तो रिटायरमेंट का तो अलग कंसेप्ट हो गया ना, कि 2 व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं। आपने बोला 5 व्यक्ति है, फर्म लॉस में चल रही है, 3 कंटिन्यू करना चाहते हैं, 2 बाहर होना चाहते हैं, तो बाहर होने वाले हो जाएंगे बाहर। वो तो रिटायरमेंट वाला कंसेप्ट आ गया ना सर यहाँ तो। नहीं तो क्या सर उनको उसमें जितने जो लॉस में एज ए फर्म लॉस में है उसमें कुछ पेबल करना पड़ता, तब जा सकते हैं, या वो उसी एज ए सिचुएशन जा सकते हैं, उसी स्थिति में वो? नहीं सर, जो आपका एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग तो जाना पड़ेगा सर। सर पार्टनर की जो है ज्वाइंटली एंड सेवरली बोथ, ज्वाइंटली एंड सेवरली बोथ लाइबिलिटी होती है सर। वो पता है। इंडिविजुअल लाइबिलिटी भी होती है और कलेक्टिव लाइबिलिटी भी होती है सर। अभी हम आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही नॉमिनल तरीके से बता रहे हैं सर। जब हम इनको कंसेप्ट में पढ़ाएंगे तो सारे सेक्शन जिसका आप जिक्र कर रहे हो ये सेक्शन भी आएगा सर, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ।
बस ऐसे आपने कहा ना सर, तो मतलब माइंड में एक क्वेश्चन था, तो मैंने चलिए चलिए हाँ सर। उसके बाद हमने लास्ट है सर हर्ष, डिजोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा डिजोल्व करना। तो इसमें आप इसमें 7 तरीके दिए अक्षिका कि भाई पार्टनर इनकम्पिटेंट हो जाए, पार्टनर अनसाउंड हो जाए, पार्टनर गिल्टी कंडक्ट करे, पार्टनर अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दे, पार्टनर जो है इंटरेस्ट फर्म जो है लॉस में चल रही हो लगातार, या कोई और जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड। तो इन ग्राउंड पे कोर्ट में जाकर आप फर्म को डिसॉल्व करवा सकते हो, ये इन्होंने बोलना चाहा। तो सर उसके बाद में फिर इसका लास्ट पॉइंट आया इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। तो सर इसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया, सरकार ने एक सिस्टम बनाया। अदिति, क्या सिस्टम बनाया कि हमने एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म उनकी अपॉइंटमेंट करी। वहां पे आप फाइल बना के अपने पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करवा सकते हो। राजा, रानी, सम्राट, सम्राज्ञी, महारानी, ऐसे रॉयल वर्ड का आप प्रयोग नहीं कर सकते। कब तक? जब तक सरकार की रिटर्न कंसेंट आपके पास ना हो। उसके बाद अगर आप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो इस एक्ट में यह नहीं लिखा कि रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, पर अगर आप नहीं कराते तो आप अपने पार्टनर के खिलाफ या अपनी फर्म के खिलाफ, अगर आपके पार्टनर ने चीट कर दिया आपको, आपकी फर्म ने आपको चीट कर दिया, उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते आप। इसके फर्म तो कर सकती है आपको, पर आप नहीं कर सकते। ये लाइन नहीं जमी सर। इसके अंदर जब अपने फर्म ही रजिस्टर्ड नहीं है तो फर्म अपने पार्टनर को कैसे शो करेगी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर एक बार रिपीट हमने कर दीजिए, नेटवर्क इशू था, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया सर। लिसन, अगर किसी पार्टनर को अपने पार्टनर के खिलाफ या फर्म के खिलाफ कोई केस करना है तो उस पार्टनर को पहले वो फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए और उस पार्टनर का नाम उस फर्म में एज ए पार्टनर होना चाहिए, जब भी वो केस कर सकता है, नहीं तो केस नहीं कर सकता। तो आदित्य जी ये बताइए कि अगर आप मेरे साथ पार्टनरशिप करेंगे और वो फर्म रजिस्टर्ड ना है तो ऐसी फर्म में आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे? और आपको लगता है कि मैं बेईमान हूं, अगर आपको लगता है कि भाई मैं बहुत तेज हूं मैं और मैं आपके साथ डिच कर सकता हूं, तो आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे? नहीं सर। क्यों? कर लो, मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। नहीं सर, लाइक लॉफुली तो आप कुछ एक्शन ले ही नहीं सकते पॉइंट पे। क्यों? अगर मेरे साथ आपने काम किया तो आप मेरे खिलाफ केस नहीं फाइल कर पाओगे, अगर मेरी फर्म रजिस्टर्ड ना है तो इसीलिए आप ये कहोगे जी मैं आपके साथ काम तो कर लूंगी, पर काम जब ही करूंगी जब पहले फर्म को रजिस्टर्ड करवाओ और दोनों का नाम एज ए पार्टनर होना चाहिए इसमें, ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है हर्ष? चलिए दूसरा, अगर फर्म रजिस्टर्ड ना है तो हम थर्ड पार्टी के खिलाफ भी कोई केस नहीं कर सकते। लेकिन अगर थर्ड पार्टी वो हमारे खिलाफ केस कर सकती है अक्षिका, और अगर वो पार्टनरशिप फर्म है थर्ड पार्टी तो फिर वो भी जब केस कर सकती है जब उनका नाम, उनकी फर्म रजिस्टर्ड हो और उनके नाम जो वो केस फाइल कर रहा है उसका नाम एज ए पार्टनर उसमें रहो। तो ये दो ऐसे कॉन्सिक्वेंस है सहायक जो फर्म को रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी करते हैं, ये मैं बोलना चाहता हूं।
तो ये थ्योरिकल तो उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, बट प्रैक्टिकली उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई में अदिति, शुभम, कोई भी फॉल्स पर्टिकुलर दोगे, झूठी पर्टिकुलर दोगे, तो 3 महीने की सजा या जुर्माना या दोनों किए जा सकते हैं। यह लिखा हुआ है सेक्शन 70 में, ये मैं बोलना चाहता हूं। तो चलिए सर, ये आज के लिए हमने इस सेशन में पार्टनरशिप के 10 क्वेश्चन बताए, 9 क्वेश्चन बताए और एक इसका मोटा मोटी इंट्रोडक्शन बताया। कल हम नेचर ऑफ पार्टनरशिप, काइंड ऑफ पार्टनरशिप और डिटर्मिनेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 8 तक। तो इसके बारे में आप स्टडी करके आइए, पढ़ के आइए, समझ के आइए। हेलो, आज के लिए इतना ही है। सामान्य तौर पे अगर कोई बात पूछनी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। हेलो, बोलिए।